Good morning, student. I hope that you are good at your home in health wise and mind wise. और अकॉर्डिंग इन कोविड-19 से आप लॉकडाउन में स्कूल से दूर हैं, बट घर पे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए क्लास 8th सब्जेक्ट SST पार्ट ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 2, चैप्टर नेम लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो इसका हिंदी वर्जन है। लैंड मीन्स जमीन, सॉइल मीन्स मिट्टी और वाटर मीन्स पानी और नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन के स्रोत। रिसोर्सेज मीन्स स्रोत क्या क्या है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मैंने इसमें राइटिंग वर्क एक पेज ही कराया समरी में, बट मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा इसका। देखो सबसे पहले लैंड इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका मतलब है जो लैंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राकृतिक स्रोत है या संसाधन है। ये 30% है टोटल एरिया का, यानी 100% में 70% अनयूज्ड है, पानी के नीचे है या बर्फ़ से ढका हुआ है। जो लैंड है वो सिर्फ 30% पार्ट है। और ये किस किस के काम आती है? लैंड इज यूज्ड फॉर एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज एक्सेट्रा। तो ज़मीन में एग्रीकल्चर कृषि की जाती है, माइनिंग खदानें खोदी जाती हैं, बिल्डिंग और हाउसेज यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मकान बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और देखो लैंड जहाँ पे अच्छी होगी, जहाँ पे पानी के स्रोत ज़्यादा होंगे वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जहाँ पे पानी का स्रोत कम होगा, लैंड प्रॉपर वे में नहीं होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। तो आई होप दैट कि लैंड आपके उसमें समझ में आया होगा। तो जो लैंड का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा आपको जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब लैंड के बाद दूसरा पॉइंट है सोइल। अब देखो सोइल इज द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनिंग सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। ये सोइल की डेफिनेशन है कि जो लैंड का जो ऊपरी पार्ट है ये बहुत पतली लेयर है, थिन लेयर है, जो कोई भी अनाज उगाने के काम आती है। तो ये यानी अनाज उगाने के काम आती है। कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के ऊपरी सतह को ढके हुए है, ये सोइल कहलाती है। अब फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, सोइल का निर्माण कैसे होता है, बनती कैसे है, तो इसके मैंने रीजन दिए यहाँ पे 5। नेचुरल ऑफ पेरेंट रॉक, यानी जो पेरेंट रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो प्राकृतिक रूप से टूटती हैं। चाहे वो एयर का इफेक्ट हो, चाहे टेम्परेचर का इफेक्ट हो, चाहे सन रेज हो, या वाटर पानी के बहने की गति हो। तो इन सब चीज़ों से पेरेंट रॉक टूटती हैं और मिट्टी में कन्वर्ट होती हैं। क्लाइमेट फैक्टर, वातावरण का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कभी सर्दी कभी गर्मी, तो चट्टानें कभी छोटी होती हैं कभी बढ़ती हैं, तो उससे भी वातावरण पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। टोपोग्राफी मीन्स किस तरह स्थलाकृति, वहाँ की स्थलों की आकृति क्या है। जैसे बलुई मिट्टी है, वो चट्टानें, या बड़ी कठोर चट्टानें, तो कोई धीमी गति से मिट्टी में कन्वर्ट होती है, कोई जल्दी कन्वर्ट होती है।
इसके बाद रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो कार्बनिक जो तत्व होते हैं वो भी एक दूसरे को तोड़ते हैं। आज तो हम साइंस में है, स्ट्रीम में हम देखते हैं कि किसी चीज़ को जैसे नमक वगैरह को घोलते हैं तो कोई भी चट्टान है जल्दी टूट जाती है। तो ये रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन, समय की निरंतरता से भी सोइल का निर्माण होता है। अब थर्ड पार्ट है वाटर। देखो वाटर क्या है, वाटर देखो हर चीज़ 100% है, लेकिन वाटर को मैं एक्सप्लेन करूँ तो सिर्फ 1% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। 1% पानी ही व्यक्ति को अवेलेबल होता है। अब देखो बाकी कहाँ है, 2% फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो 2% पानी पहाड़ों की चोटियों पे कैप के रूप में, और ग्लेशियर बड़े बड़े जो नीचे जमे हुए समुद्र हैं इनमें जो बर्फ़ बनी हुई है। एंड 97% इन ओशियन, ये समुद्रों में, और सीज इज सैलाइन, समुद्रों में और महासागरों में जो कि सैलाइन खारे पानी के अनुसार है। सैलाइन मीन्स खारा पानी, नमकीन। अब यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज बहुत है। बिना वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। डोमेस्टिक पर्पज, घर में काम आने में, जैसे एग्रीकल्चर है, ड्रिंकिंग में है, भोजन पकाने में है। इरिगेशन, सिंचाई, फसल उत्पादन करने में। और जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जी है। जनरेट मीन्स बिजली के विद्युत उत्पादन में, एक्सेट्रा, और भी बहुत चीज़ें हैं। अब फोर्थ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये है क्या? तो नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ और जंगली जीवन, यानी जिसमें जानवर वगैरह रहते हैं, इट इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों में रहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द नैरो जोन। ये प्राकृतिक वनस्पति और जो जंगली जीवन है ये बहुत छोटा सा जोन है। अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। दूसरा है इकोसिस्टम। ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर वो जोन है, देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यानी ये एक छोटा सा वो पार्ट है जहाँ पे लिथोस्फीयर स्थल भी है, रहने के लिए ज़मीन भी है, हाइड्रोस्फीयर पानी भी है यानी जलमंडल भी है, और एटमॉस्फेयर वातावरण भी जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, अन्य गैसें भी, जिसमें जीवन, जहाँ पे हम जी रहे हैं, इट इज कॉल्ड द। तो ये जो तीनों चीज़ें एक जगह हों, दिस टुगेदर इज नो एज बायोस्फीयर। ये तीनों चीज़ें जहाँ एक जगह मिलती हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे जीवन, लोग जीवित रहते हैं, जहाँ पे पानी भी है, जमीन भी है और एयर भी है। अब इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। जहाँ बायोस्फीयर वहाँ के लोग जीवन के लिए एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटरडिपेंड, एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आपस में करते हैं। देखो, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। इस लाइफ को जो सपोर्ट करता है वही इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें
पढ़ेंगे कि जैसे मैं ओरली बता रहा हूँ कि घास है, ग्रास है। फॉर एग्जाम्पल पीछे मैं बता रहा हूँ ये ग्रास है, ग्रास। इस पे डिपेंड है रैबिट। रैबिट के ऊपर डिपेंड है मैन। मैन डिपेंड है वेजिटेबल पे या नेचुरल वेजिटेशन। और नेचुरल वेजिटेशन है एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट में ग्रास वगैरह तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो ये एक जीवन चक्र है, आप एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखें यहाँ पे तो इकोसिस्टम में द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वी नो एज द इकोसिस्टम। अब हम बात करें, देखो इक्वेशन में कई बार क्लास में हम पढ़ाते हैं तो क्योरीज भी आती हैं आपकी, तो मैं इसलिए क्योरी में ज़्यादातर हार्ड वर्ड आते हैं, सर ये नहीं समझ में, तो कुछ हार्ड वर्ड में बता रहा हूँ। जैसे इरिगेशन, सिंचाई, इंटरडिपेंड एक दूसरे पर निर्भर, स्प्रिंकलर फव्वारे, टोपोग्राफी स्थलाकृति, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और एटमॉस्फेयर वातावरण, फोडर चारा। चारा वो होता है जिससे हम अपने पशु वगैरह को खिलाते हैं। तो आई होप दैट आपको इसका समरी समझ में आई होगी, और ज़्यादा इस एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे को सेव भी करते हैं। जैसे आजकल हमारे कई एनिमल्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको हम धीरे धीरे बचा रहे हैं। जैसे लॉइन है, तो काफ़ी फैक्टर हैं। और जैसे मैंने वाटर के बारे में बताया, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ 1% वाटर है, तो वाटर का कंजर्वेशन, वाटर को सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अब सुरक्षित करने के कई तरीके हैं, जैसे ओवर इरिगेशन नीड्स, ज़्यादा सिंचाई को कम करना। वी यूज़ द स्प्रिंकलर फॉर द इरिगेशन, फव्वारे यूज करें सिंचाई में। और जैसे बाथिंग टाइम, जैसे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, नो यूज़ द मोर वाटर, जितनी ज़रूरत हो वही हम पूरी करें। तो वाटर को इस तरह हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। लैंड का हम प्रॉपर वे में यूज करें। जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको हम, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम ज़्यादा यूज में ना लें, जितने हमें यूजेबल हो उतना यूज में लें। तो आई होप दैट कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की समरी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे होंगे, लर्निंग वर्क भी कर रहे होंगे। तो आई होप दैट एवरीथिंग गोइंग प्रॉपरली, और ये कंटिन्यूटी आप बना के रखना। थैंक यू।